नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग समराइज़ करने वाले हैं पूरा पीआईबी न्यूज़ जुलाई मंथ का। जुलाई मंथ का जो भी पीआईबी न्यूज़ है, वो हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है 3 वीडियो में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो आया था पीआईबी न्यूज़ को लेकर के जुलाई मंथ का। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में समझा भी था और उसका नोट्स भी बनाया था। वो जो नोट्स था, वो आपका कोर था, जिसको आपको याद करना चाहिए। और याद रखना चाहिए टिल द एग्जाम डेट। तो आप कैसे याद रखेंगे? वहां पर मैंने समराइज किया था तो आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। यहाँ पर मैंने वापस से समराइज किया है, तो वो जो नोट्स था उसको मैंने वापस से समराइज किया है, जिससे यहाँ पर आपको मेमोरी में जो भी चीज याद रखने का है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने पिछला 3 वीडियो देखा है तभी ये याद होगा। अगर आपने पिछला 3 वीडियो नहीं देखा है तब आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो उस केस में आप क्या करिएगा, उस केस में अगर आप पिछला 3 वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करिए कि पीडीएफ निकाल लीजिए टेलीग्राम से पीडीएफ निकाल लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए और समरी वीडियो को 2 बार देखिए। तो अगर आप पिछला 3 वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक बार पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ को रीड करिए, ठीक है? उसके बाद फिर मेरा समरी वीडियो 2 बार देखिए, तब आपको याद होगा। और अदरवाइज़ आप क्या करिए कि पिछला तीनों वीडियो को देख लीजिए चुपचाप से और ये वाला वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको चीज़ याद हो जाएगा। जो कोर है वो समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। जब चीज़ याद होगा तब आपका रिटेन भी हो पाएगा, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा पिछला 3 वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने चीज़ों को समझाया भी है, ठीक है? तो जब चीज़ समझेंगे आप, तब आपका बेटर रिटेन हो पाएगा। एक बार चीज़ को समझ लीजिए, पिछला 3 वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया भी है और उसके बाद यहाँ पर समराइज़ कर रहा हूँ। मैंने वो 3 वीडियो में भी समराइज़ेशन दिया था, तो वहाँ जो समराइज़ेशन किया था, तो वो 3 वीडियो अलग-अलग करा था। यहाँ पर मैंने एक ही वीडियो में पूरा जुलाई मंथ का कवर कर दिया है समराइज़ेशन। इससे क्या होगा, आप चीज़ को याद रख पाएँगे। ठीक है? किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग इस तरीके से पढ़े थे। पहले हम लोग टेक्स्ट भी पढ़े थे और यहाँ पर फिर हम लोग नोट्स भी पढ़े थे। तो पहला वीडियो में मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ाया था आपको, सिर्फ नोट्स पढ़ाया था। लेकिन सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने एक बार नोट्स भी पढ़ा है और टेक्स्ट भी पढ़ा है। तो हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से कवर किया था। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बस ये जो नोट्स है इसको हम लोग समराइज़ करेंगे वापस से। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है? ये बहुत फ़ायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने 1 घंटे में पूरा जुलाई मंथ का पीआईबी न्यूज़ को कवर कर रखा है, ठीक है? ये जो कवर कर दिया हम लोगों ने, ये दिखने में लग रहा है कि कवर कर दिया, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी देखा है, समझे? उसके बाद 3 वीडियो देख कर के ये समराइज़ेशन वीडियो काम आ रहा है। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे समराइज़ेशन वीडियो और आएगा। जैसे ये समरी किसका है? जुलाई मंथ का है, फिर समरी आएगा जून मंथ का, फिर समरी आएगा अगस्त मंथ का, ठीक है? और लास्ट में आपका सितंबर 1 या सितंबर 2 में क्या होगा, पूरा समराइज़ेशन वीडियो आएगा पीआईबी न्यूज़ का, जून, जुलाई, अगस्त। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ामिनेशन में सब कुछ याद रहेगा। याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सिर्फ वीडियो देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर, आप लोग सारे टीचर का पीआईबी न्यूज़ देखने लगते हैं। जो पीआईबी का एमसीक्यू आ रहा है उसको आप सॉल्व करते हैं। कभी एमसीक्यू स्कोर नहीं कर पाते हैं, फिर टेंशन लेते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं, तीसरा वीडियो देखते हैं। इससे क्या होता है, आपका दिमाग क्लटर्ड रहता है, ठीक है? आप फोकस तरीके से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, पहले तो आपको पूरा समझाया है, फिर समराइज़ेशन दिया है, फिर यहाँ पर वापस समराइज़ेशन दे रहा हूँ, फिर मैं समराइज़ेशन दूँगा। तो 3-4 बार जब एक चीज़ को आप समराइज़ करोगे, तब आप चीज़ याद कर लोगे, ठीक है? साथ में मैंने आपको ये कहा था कि वो जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ जुलाई मंथ का, उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रखो और वहाँ पर नोट्स जो मैंने बनाया है वो नोट्स खुद बनाओ। इससे क्या होना था, जब अगर आप नोट्स बना लिए होते तो अभी आप देखते और मैं समराइज़ेशन वीडियो देखते और पलटा-पलटा के उसको चेक करते रहते। और यकीन मानिए, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ याद हुआ रहता। ये वापस से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जुलाई मंथ का मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। जून बचा हुआ है, अगस्त बचा हुआ है। जून ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, हमको लगता है कि 1-2 दिन में वो वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर मैं अ, वो रिपोर्ट्स, स्कीम्स ये सब लेकर के आने वाला हूँ। तो सबका समराइज़ेशन वीडियो भी आएगा इसी प्रकार से। तो समराइज़ेशन वीडियो का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले वाला वीडियोज़ को भी देख लेना चाहिए। तभी आपका समराइज़ेशन वीडियो में क्या होगा, याद हो जाएगा। सीधा आप समराइज़ेशन वीडियो देखने आएँगे, तो याद नहीं होगा। हाँ, आपको लगेगा कि फ़ास्ट-फ़ास्ट कोई चीज़ बता रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है? ये भी फ़ायदेमंद है क्योंकि समराइज़ेशन वीडियो में भी फ़ायदेमंद है। आप समरी वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा समरी को देख लीजिए और उसके बाद फिर जो पीडीएफ है 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि समरी देखने से पहले वो 3 वीडियो को आप देख लीजिए। फिर समराइज़ेशन वीडियो को बार-बार देखते रहिए, आपको चीज़ याद होते रहेगा। ठीक है? 1-2 बार समराइज़ेशन वीडियो देख लेंगे, इनफ है। ठीक है? तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। समराइज़ करते हैं अब सारे न्यूज़ को। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखें कि ईपीएस अमेंड हो गया।
ईपीएस क्या होता है? ईपीएस है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ईपीएफ एक फंड बनाते हैं, उस फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही 12% डालता है, और ये 12% डाल के वहां पर फंड को इकट्ठा करता है। ये जो फंड है ये कब इस्तेमाल आता है? ये एम्प्लॉई को पेंशन के रूप में दिया जाता है। एम्प्लॉई को पेंशन के रूप में कब दिया जाएगा? जब वो 58 साल का उम्र हो जाएगा, उसके बाद उसको पेंशन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अर्ली पेंशन चाहिए तब उसको 50 साल की उम्र से पेंशन मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कम से कम 10 साल काम करना चाहिए, तभी उसको पेंशन स्टार्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई 10 साल काम नहीं किया है, कोई 9 साल काम किया, 9 साल उसमें पैसा जमा करते गया ईपीएफ के अंदर, तो क्या उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा? हाँ, उसको उसका पैसा मिल सकता है, वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। मिनिमम 6 मंथ के लिए वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। हो सकता है वो 6 मंथ पूरा डाला होगा पैसा ईपीएफ के अंदर, उसके बाद फिर वो काम करने छोड़ दिया होगा, वो बिजनेस चालू कर दिया होगा, तो वो चाहता होगा कि हमको पैसा मिले, तो वो उसको पैसा मिले, तो उसको पैसा मिल सकता है 6 मंथ का, मिनिमम 6 मंथ का पैसा मिलता था। लेकिन अभी उसको अमेंड करके 1 मंथ कर दिया है कि अगर आपने 1 मंथ भी पैसा डाला होगा तो वो पैसा भी आप विड्रॉ कर सकते हैं बाद में। ये था पहला न्यूज। फिर हम दूसरा न्यूज देखिए। अब अगला न्यूज है कि मॉस्पी ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल के अंदर 2 मॉड्यूल आता है। ई सांख्यिकी पोर्टल मतलब कि नंबर्स का बात हो रहा होगा, तो इसीलिए इसके अंदर 2 मॉड्यूल है। एक मॉडल है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल, जहां पर जो है जो भी मिनिस्ट्रीज है उसका डेटा सेट्स अपलोड किया हुआ रहता है, तो वहां से आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्रीज का कौन सा डेटा है। वहां पर आप टेबल देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, उस टेबल चार्ट के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं। इस डेटा कैटलॉग मॉड्यूल के अंदर 7 प्रोडक्ट है, ठीक है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मल्टीपल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये मॉड्यूल में आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को चेक कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं। फिर दूसरा मॉड्यूल है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल, यहाँ पर आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है स्टैटिस्टिक्स डे के दिन, और इसको लॉन्च किसने किया है? बाय डॉक्टर आनंद पनागड़िया, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। उसके बाद हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि 2005 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहां का एक आउटकम निकला था एड फॉर ट्रेड। इस इनिशिएटिव के अंदर जो डब्ल्यूटीओ है और ओईसीडी है ये लोन देता है, ये एड देता है फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसी पे इस बार क्या रिपोर्ट आया है उसमें हम लोग देख रहे हैं। इसको लेकर के एड फॉर ट्रेड को लेकर के 2024 में एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया होगा? डब्ल्यूटीओ और ओईसीडी, क्योंकि यही लोग तो ये इनिशिएटिव चलाता है, तो इन्होंने ये रिपोर्ट लॉन्च किया। रिपोर्ट का क्या नाम है? एड फॉर ट्रेड एट ए ग्लांस 2024। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अप्रॉक्स $650 बिलियन एड दिया है। किसको? लो इनकम कंट्रीज को और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को। इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा बड़ा अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ हुआ है हमारा एड, रिकॉर्ड तोड़ हम लोगों ने एड दिया है। 51 बिलियन का लोन दिया है, 65 बिलियन का कमिटमेंट दिया है कि हम लोग लोन देंगे। इस लोन देने वाले में कौन है? डब्ल्यूटीओ 45% लोन दिया है और ओईसीडी जो है वो 55% लोन दिया है। इसके अंतर्गत मतलब ये जो एड फॉर ट्रेड है, इस इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन सा देश सबसे ज्यादा लोन दिया है? जापान, 1/5 लोन जापान ही दिया है। फिर वर्ल्ड बैंक 8 बिलियन करीब लोन दिया है और ईयू इंस्टीट्यूशन लोन दिया है। किसको लोन मिला है? एशिया और अफ्रीका को सबसे ज्यादा लोन मिला है। 70% लोन जो है वो एशिया और अफ्रीका को ही मिला है, और फिर बाकी लो इनकम कंट्रीज को भी लोन मिला है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। फिर अगला न्यूज में हम लोग देखें एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आईएमएफ ने ये इंडेक्स बनाया है जिसमें उन लोगों ने एसेस किया है 174 कंट्रीज को। 4 पैरामीटर्स पे उन लोगों ने एसेस किया है, 4 एरियाज को एसेस किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड एथिक्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि किसी के पास कंप्यूटर है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है। फिर ह्यूमन कैपिटल, वहाँ का जो ह्यूमन है वो लोग चलाने जानता है कि नहीं, इंटरनेट कंप्यूटर चलाने जानता है कि नहीं। फिर वहाँ का पॉलिसी कैसा है लेबर मार्केट को लेकर के। इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहाँ पर इनोवेशन को किस तरह से तवज्जो दिया जाता है। और लास्ट, रेगुलेशन किस तरह का है वहाँ का, और एथिक्स किस तरह का है वहाँ का। तो इस 74 कंट्रीज को एसेस करने के बाद इन लोगों ने इंडेक्स बनाया, जहां पर इन लोगों ने रैंकिंग दिया। सबसे पहला नंबर पे है सिंगापुर, फिर डेनमार्क, यूएस, नीदरलैंड, इस्टोनिया। इंडिया है 72 नंबर पे, चाइना है 31 नंबर पे, श्रीलंका है 92 नंबर पे और बांग्लादेश है 113 नंबर पे। जितना भी कंट्रीज है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एडवांस कंट्रीज, जिसको हम लोग एडवांस्ड इकोनॉमी कहेंगे, एई कहेंगे, जिसके अंदर सिंगापुर, डेनमार्क, यूएस आ गया।
फिर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कहेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईएम कह सकते हैं, इसके अंदर इंडिया फॉल करता है। और लास्ट कैटेगरी है लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हेल्थ सिस्टम को लेकर के। तो हेल्थ सिस्टम को लेकर के एक स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। स्मार्ट का मतलब कि स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम अच्छे से स्ट्रेंथन हो पाए और वहां पर हम लोग अच्छे से एक्शन ले पाए, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है वो रेजिलिएंट बन पाए और ट्रांसफॉर्मेटिव बन पाए। तो इस प्रोग्राम के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है 170 मिलियन डॉलर का। 170 मिलियन डॉलर का लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किसके लिए? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिजीज सर्विलेंस कर पाए, कौन सा डिजीज बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन सा डिजीज अंडर कंट्रोल है या फिर विदाउट कंट्रोल चला गया है, वो सब देख पाए। एचआर को स्ट्रेंथन कर पाए। जो हॉस्पिटल में कौन एचआर होता है? जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड को देखता है, अकाउंटेंट होता है, नर्स होता है, कंपाउंडर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग ले पाए, अच्छे से काम कर पाए। और तीसरा, जो हॉस्पिटल है उसका बिल्डिंग जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बन पाए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा प्रोग्राम लेकर के आया है, जिसके अंदर ये 3 काम कर रहा है। डिजीज सर्वेलेंस कर रहा है, एचआर स्ट्रेंथन कर रहा है और क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है। कौन कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल वन हेल्थ मिशन, पीएम अभीम यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और एचआर फॉर हेल्थ, ठीक है। अगला न्यूज हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो लोग 3 फैसिलिटी खोलने वाले हैं, 3 टेस्टिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं चेन्नई में। ये टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर होगा क्या? इसके अंदर हम लोग डिफेंस का जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करेंगे, उसको बनाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होगा और हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये सब जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इसका नाम दिया गया है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस तरह का टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, पूरा इंडिया में 7 गो अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके लिए 400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा भी करेगा। ये फैसिलिटी 4 गो तमिलनाडु के अंदर अप्रूव किया गया है, 3 गो यूपी के अंदर किया गया है, ठीक है। ये 400 करोड़ के अंदर 75% जो है वो ग्रांट है जो गवर्नमेंट देगा और 25% आपको लोन मिल जाएगा बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का ही एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई हुआ है, यानी कि जीपीएआई हुआ है। इसका 6th मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली में। ये जो जीपीएआई है यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप है एआई को लेकर के, ये कब बना था? 2020 में बना था, 2020 में बना था, बेस्ड ऑन ओईसीडी का रिकमेंडेशन। तो ओईसीडी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस आधार पर हम लोगों ने ये पार्टनरशिप बनाया था। तो इस पार्टनरशिप में हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। इस बार हम लोग 6th मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में। इसका चेयरमैनशिप जो है इस बार हम लोग को इंडिया को मिला हुआ है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि एआई का हम लोग प्रैक्टिकल यूज करें, थ्योरी में बस नहीं रहे, प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इस जीपीएआई का इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहता है कि यूएन कन्वेंशन हुआ है फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके अंदर मीटिंग में कहा गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी कि जो दिव्यांगजन है वो इक्वल ह्यूमन राइट्स एंजॉय कर पाए और डिग्निटी के साथ अपना लाइफ जी पाए, ठीक है। ये 17th सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का। इसके अंदर थीम आप याद रखिएगा, रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्चर एंड अहेड ऑफ समिट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। फिर हम लोग अगला देखें कि नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंदर 100 सिटीज को चुना गया था, जिसके अंदर हम लोग सिटीज को स्मार्ट बना रहे हैं। ये 8 स्टेट के अंदर 100 सिटीज को चुना गया था। इसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट जो था वो था 8000 प्रोजेक्ट, जिसके लिए 1.6 लाख करोड़ खर्चा होना था, जिसमें से कि 1.4 लाख करोड़ खर्चा हो चुका है, यानी कि 90% खर्चा हो चुका है, 90% काम भी हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया अभी खर्चा करना बाकी है। इस बार बजट में कितना एलोकेट किया गया था इस मिशन को लेकर के? 48,000 करोड़। अगर देखा जाए तो टोटल 100 सिटीज में देखा जाए तो 74 सिटीज जो है उसमें हम लोगों ने फुल पैसा दे दिया है, फुल सपोर्ट हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। फिर अगला न्यूज हम लोगों ने देखा संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि संपूर्ण काम करो, सैचुरेशन लाओ 100%। तो 100% सैचुरेशन लाओ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर। तो हम लोग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं
और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर 6 इंडिकेटर्स होता है। तो उस इंडिकेटर्स में हम लोग संपूर्णता सैचुरेशन लाना चाहते हैं, संपूर्णता यानी कि 100%। तो 100% सैचुरेशन लाना चाहते हैं हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, जो कि है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का और एस्पिरेशनल ब्लॉक का। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर कितना डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, 112, और एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर कितना हम लोग ब्लॉक को कवर कर रहे हैं, 500। जो भी इंडिकेटर है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर 6 इंडिकेटर कौन कौन सा है, रीड करते हैं। पहला है परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर। फिर परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जिसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है अंडर आईसीडीएस प्रोग्राम। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेशन। फिर परसेंटेज ऑफ स्कूल विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज ऑफ स्कूल प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक एंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुल्ली इम्यूनाइज्ड। ठीक, ये था केपीआई ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक। अब इसमें से जो पहला 3 है ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का भी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 3 अलग जो है, 3 जो डिफरेंट इंडिकेटर है उसको देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल डायबिटीज स्क्रीनिंग, परसेंटेज ऑफ पीपल जिसका हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग हुआ है, और परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि रिवॉल्विंग फंड रिसीव किया है। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें स्त्री को लेकर के। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है सीईएसएल के साथ। सीईएसएल का मतलब कन्वर्जेंस इन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये जो है ये ई बाइसाइकिल देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल देगा। किसको देगा, रूरल वुमेन को जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो रूरल वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है से जुड़ी हुई है, वो लोग अपना काम करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल यूज करेंगे। तो स्त्री का फुल फॉर्म क्या हो गया, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है सीईएसएल के साथ, जो कि सब्सिडरी है ईईएसएल का। ठीक, ये भी हो गया हमारा। अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज था हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं और देश में इसको ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, डोमेस्टिक डिमांड भी क्रिएट करना चाहते हैं। डोमेस्टिक डिमांड किस तरह से क्रिएट करेंगे, पहले गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगा इंडस्ट्रीज को कि देखो मिनिमम इतना कंजम्पशन करना ही पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। तो जब मिनिमम करना ही पड़ेगा सारा ऑर्गेनाइजेशन को, तो डोमेस्टिक डिमांड हो जाएगा, और डोमेस्टिक डिमांड हो जाएगा तो लोग इस प्लांट को बनाना चाहेगा। जो प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनता है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग करवाएगा सरकार, और सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको किस तरह से हम लोग लागू करेंगे, तो लागू करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर 17,500 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। तो ये साइड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करेंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन की ओर हम लोग ट्रांजिशन कर पाए। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग 17,500 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। इसके अंदर 2 हम लोगों का ट्रांच है। पहला है कि इलेक्ट्रोलाइजर हम लोग बनवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइजर वो मशीन होता है जिसके अंदर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, और दूसरा है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी इंसेंटिव देंगे। तो पहले हम लोग इंसेंटिव देंगे उस मशीन को बनाने के लिए, और दूसरी बार हम लोग इंसेंटिव देंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, ये है मेन चीज। फायदा क्या होगा, हमारा पर ईयर 4.5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बन पाएगा, ये कैपेसिटी रेडी हो पाएगा। ठीक है, ये न्यूज था। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें। अगला न्यूज में हम लोग देखें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इन्होंने कोलैबोरेट किया है ट्रांस यूनियन सिविल के साथ और लॉन्च किया है शहर प्रोग्राम। जो शहर प्रोग्राम है, यहाँ पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन बिजनेसमैन है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाएगा, क्रेडिट का नॉलेज दिया जाएगा, यानी किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, किस तरह से आप लोन को सर्विस कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, इसका नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, और बिजनेस स्किल भी सिखाया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये काम ही यही करता है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि फाइनेंस क्या होता है, इनको ट्रेनिंग देगा, इनको मेंटरशिप देता है। ठीक है, जो भी बिजनेस सर्विसेज होता है वो देता है, मार्केट के साथ उनको लिंकेज बनाता है। तो ये सब काम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का। तो इन्होंने ही ट्रांस यूनियन के साथ मिलकर के एक शहर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक, ये एक न्यूज था। अब अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि हर तीसरा इंडियन जो है वो फैटी लीवर से ग्रसित है। इसको ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ, ताकि एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए जहां पर इंडियन डॉक्टर भी रहे और फ्रांस डॉक्टर भी रहे, और इन लोग अंडरस्टैंड करें, मैनेज करें लीवर के डिजीजेस को। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, इन्फ्लेमेन, यानी कि इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ठीक है,
इस प्रोग्राम के अंतर्गत लीवर डिजीज को समझा जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। किसके द्वारा? 11 फ्रेंच डॉक्टर के द्वारा और 17 इंडियन डॉक्टर के द्वारा। फिर अगला न्यूज हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने रिलीज किया है एक फंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। ये 15th एडिशन है और यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस फंड में ज्वाइंटली पैसा लगाएंगे और इस फंड से क्या इस्तेमाल होगा? ये फंड इस्तेमाल होगा फॉर रिसर्च। तो रिसर्च पर्पस के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल करके एक फंड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। इसमें 5 प्रोजेक्ट को लेकर के फंडिंग किया गया है, ठीक है। ये 5 प्रोजेक्ट में अलग अलग चीजों के बारे में बात होता है, जैसे कि AI, ML, मशीन लर्निंग, ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है वो 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। कब लॉन्च किया है? MSME डे के, MSME डे में, जो कि 27 जून में पड़ता है। तो 2 इनका क्या इनिशिएटिव है? पहला इनिशिएटिव है MSME टीम, दूसरा इनिशिएटिव है यशस्विनी। MSME टीम को कह सकते हैं हम लोग, टीम का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। MSME को ट्रेड के लिए इनेबल करवाओ। तो कैसे इनेबल करवाएंगे उन लोगों को? उन लोगों को बोलेंगे कि ONDC जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वहां पर तुम लोग ऑनबोर्ड हो जाओ, वहां पर रजिस्टर कर लो, वहां पर अपना कैटलॉगिंग कर लो, अकाउंट मैनेज करो, लॉजिस्टिक करो, इससे तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। रैंप स्कीम के अंदर इस MSME टीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लगेगा ONDC प्रोग्राम के अंदर आने में, ONDC प्लेटफॉर्म के अंदर रजिस्टर होने में, ये सरकार देगा इस इनिशिएटिव के अंदर, MSME टीम इनिशिएटिव के अंदर। इसके लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपया रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2027 तक ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर दूसरा इनिशिएटिव है यशस्विनी। यशस्विनी का मतलब होता है कि जो लेडीज यशस्वी बन रही है, यानी कि वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस, तो जो बिजनेस वुमेन है उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन बनाया जा रहा है, जहां पर ये अवेयर किया जाएगा वुमेन बिजनेस वुमेन को कि देखिए आप लोगों के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मेंटरशिप दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प दिया जा रहा है, यानी कैपिटल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए एक खास अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा वाला है, जिसका नाम ही है यशस्विनी, ठीक है। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है, लास्ट न्यूज है। इसमें SC एंटरप्रेन्योर जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जो कि लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उनको लोन इजीली मिल पाए, बिना कोई कोलैटरल के मिल पाए, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है 2014-15 में, जिसका नाम है क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी स्कीम। इस स्कीम के अंदर पहले तो 200 करोड़ रुपया दिया जाएगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, यानी कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को लैंडिंग दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो सरकार जो है वो 200 करोड़ रुपया देगा, किसको देगा? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इन लोग को देगा, ताकि ये लोग जो है वो SC एंटरप्रेन्योर को लोन दे सके। ये जो लोन होगा इसमें कोई कोलैटरल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोन दिया जाएगा, इसके बदले में जो भी एसेट क्रिएट होगा उस पर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का हक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि एक SC एंटरप्रेन्योर है जो कि टोटो खरीदने के लिए, अपना बिजनेस चालू करने के लिए लोन लेने के लिए गया है, तो लोन तो उसको बिना कोलैटरल का मिल जाएगा। लेकिन एक बार जो लोन मिल गया और वो जाके टोटो खरीद लिया, तो टोटो जो खरीदा वो जो है वो बैंक का हो जाएगा। कब तक? जब तक वो फुल रिपेमेंट नहीं करता है, तब तक के लिए। तो कोई कोलैटरल तो नहीं है, लेकिन जो लोन से एसेट क्रिएट होगा, वो एसेट जो होगा वो मेंबर इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा, वो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा। इसमें कितना क्रेडिट दिया जाता है? 15 लाख से शुरू होता है क्रेडिट और 5 करोड़ तक जाता है। इसमें सरकार कितना गारंटी देता है? इसमें 15 लाख से 1 करोड़ का अगर लोन होगा तो सरकार 100% का गारंटी देगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन होगा 80% गारंटी देगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ का लोन होगा तो 70% गारंटी देगा, और 5 करोड़ से ऊपर का लोन होगा तो 60% गारंटी देगा। 7 साल के लिए गारंटी होगा या फिर रिपेमेंट पीरियड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बिना कमेंट करे मत जाइए। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। करते हैं हम लोग हर न्यूज को। पहला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो नोटिफाई किया है ड्राफ्ट टेलीकॉम रूल्स। तो ये जो रूल्स है ना, इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं डिजिटल भारत निधि। ये क्या करेगा? ये रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाएगा। साथ में जो स्टार्टअप है जो कि टेलीकॉम सेक्टर पे काम करता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाता है, उन लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे। इनोवेशन के लिए उन लोगों को प्रमोट करेंगे। उन लोगों को बोलेंगे कि हमारा देश में ही तुम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करो और इक्विपमेंट बनाओ। इससे क्या होगा? हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। साथ में कहा कि ये जो टेलीकॉम रूल्स है ना, जिसको हम लोग डिजिटल भारत निधि कहते हैं, ये USOF को रिप्लेस करेगा, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस करेगा। इस फंड में हम लोग क्या करते थे, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं उन लोगों से हम लोग 5% टैक्स लेते थे।
वो टैक्स को हम लोग इस फंड में रखते थे और काम करते थे। इस फंड को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा इस टेलीकॉम रूल्स के द्वारा, डिजिटल भारत निधि के द्वारा, ठीक है। ये हम लोग पहला न्यूज देखे। ये जो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ क्रेडिट रहेगा डिजिटल भारत निधि के अंदर, जो भी पैसा बचेगा साल के अंत में, वो नेक्स्ट साल के लिए खर्चा होगा, यानी कि नॉन लैप्सेबल ये क्रेडिट रहेगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज में फिर हम लोगों ने देखा कि 33rd मीटिंग हुआ है PMNCH का। PMNCH क्या है? ये एक पार्टनरशिप है फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। इसका 33rd मीटिंग हुआ है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये जो मीटिंग हुआ है ये किसका है? पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें। अगला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि राइट टू रिपेयर पोर्टल में गवर्नमेंट बोल रहा है ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि ऑटोमोबाइल कंपनीज तुम इस पोर्टल में आओ, इस पोर्टल में आओ और मेरा कंज्यूमर लोगों को हेल्प करो। कंज्यूमर लोग जो है, जो रिपेयरिंग करना चाहता है, जिसका प्रोडक्ट खराब हो गया है, वो रिपेयरिंग को लेकर के इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो तुम उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो। तो ये जो पोर्टल है, यहाँ पर जो भी कंज्यूमर है उनको रिपेयर को लेकर के बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, मैनुअल्स मिल जाएगा, जो भी स्पेयर पार्ट है उसका कितना वारंटी है इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो भी स्पेयर पार्ट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है ये भी मालूम चलेगा। ये जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। 2022 में लॉन्च किया था, ताकि जो भी कंज्यूमर है जिनका प्रोडक्ट खराब हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो वो इस पोर्टल में जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मैनुअल्स पढ़ सकते हैं, वारंटी देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस है, मैनुअल्स है, ये कौन अवेलेबल करवाएगा? कंपनीज अवेलेबल करवाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को रिक्वेस्ट किया है कि इस पोर्टल में आओ भाई, तुम आओगे तभी तो हेल्प होगा, ठीक है। तो ये न्यूज हम लोगों ने देखा। फिर अगला न्यूज हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो साइबर पीस फाउंडेशन है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिल करके डिजिटल शक्ति कैंपेन लेकर के आए हैं। ये 5th फेज है, जहां पर वुमेन को सिखाया जाएगा साइबर स्पेस का जो भी नॉलेज है। यहाँ पर उन लोगों को बताया जाएगा कि देखो साइबर स्पेस में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या साइबर क्राइम होता है, इनसे आपको किस तरह से बचाव करना है, क्योंकि लड़की लोग शिकार होती हैं जल्दी साइबर क्राइम का। आप लोगों ने देखा भी होगा कि AI का मदद से लड़कियों का न्यूड फोटो निकल के आ जा रहा है, तो वो सबको ठीक करने के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें वुमेन को सिखाया जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ता है, साइबर स्पेस को लेकर के अपस्किलिंग किया जाएगा। यहाँ पर डिजिटल शक्ति कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसका 5th फेज है। 2018 में पहला फेज आया था इस कैंपेन का, ठीक है, 2018 में आया था, 2024 में ये 5th फेज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने PLI स्कीम का एप्लीकेशन विंडो को रीओपन कर दिया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने PLI स्कीम चला रहे हैं, किसको लेकर के? व्हाइट गुड्स को लेकर के। व्हाइट गुड्स क्या होता है? AC, LED लाइट्स, फिर वॉशिंग मशीन, ये सब हो गया व्हाइट गुड्स। तो ये सब का प्रोडक्शन पे इंसेंटिव दिया जाएगा। कौन देगा इंसेंटिव? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए कितना पैसा इकट्ठा कर दिया गया है, साइड रखा गया है? 6 to 38 करोड़। कब तक ये पैसा दिया जाएगा, कब तक इंसेंटिव देते रहेगा? तो फाइनेंशियल ईयर 2029 तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंसेंटिव मिलते रहेगा। इंसेंटिव कितना मिलेगा? 4 से 6% मिलेगा, ठीक है। 2021 से ये लॉन्च हुआ था PLI स्कीम, इसीलिए एप्लीकेशन विंडो इसका रीओपन कर दिया गया है, तो जो भी एलिजिबल है वहां पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें कि WHO ने लॉन्च किया है मेडविस। मेडविस का फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेडिकल डिवाइसेस को नामकरण करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो मेडिकल डिवाइसेस जिसका नाम जो है स्टैंडर्ड नेम नहीं है, अलग अलग देश अलग अलग नाम से पुकारता है, उसका एक स्टैंडर्ड नाम सेट करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 रेफरेंस को यूज करेगा मेडिकल डिवाइसेस को नामकरण करने के लिए। 2 रेफरेंस कौन कौन सा है? यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। जो यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर जो है यूरोपियन में यूज होता है, और जो ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर है USA, जापान, यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि 25th PM स्टैक मीटिंग हुआ है। PM स्टैक मीटिंग में चेयरमैन कौन है? अजय कुमार शूल, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। और डिस्कशन में यहाँ पर कहा जाएगा कि किस तरह से हम लोग पॉलिसी बनाएं ताकि हम लोग कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसको हम लोग कैप्चर कर पाए और स्टोर करके यूटिलाइज कर पाए। तो CCUS के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पर डिस्कशन हुआ है PM स्टैक मीटिंग में। स्टैक का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल।
CCUS का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये इंडिया का टारगेट है 2030 तक हम लोग 45% कार्बन एमिशन कम कर देंगे और नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे 2070 तक। ठीक है, फिर हम लोग अगला न्यूज देखें। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड मिलने वाला है नेशनल मिल्क डे में, जो कि 26 नवंबर में होगा। तो 26 नवंबर में जब नेशनल मिल्क डे होगा तब दूध वाला जो है उन लोगों को मिलेगा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसके लिए नॉमिनेशन चालू है, नॉमिनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम भी करेंगे क्योंकि हम भी कुछ दूध बेचते हैं, हमारा घर में भी कुछ दूध बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको अवार्ड मिलेगा? 3 अवार्ड मिलने वाला है। पहला अवार्ड है बेस्ट डेयरी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन लोग को अवार्ड मिलेगा। पहला अवार्ड में 5 लाख रुपए मिलेगा, दूसरा अवार्ड में 3 लाख रुपए मिलेगा और तीसरा अवार्ड में 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, साथ में जो कि टेक्नीशियन आता है जो कि एक गाय को प्रेग्नेंट कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। तो जो बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन होगा उसको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो फार्मर है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेयरी पे काम कर रहा है, दूध बेच रहा है, उन लोग को तो पैसा भी मिलेगा, लेकिन जो टेक्नीशियन है उन लोग को पैसा नहीं मिलेगा, उसको मेरिट सर्टिफिकेट सिर्फ मिलेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जो बढ़िया डेयरी फार्मर होगा या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा और कंपनी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला केस है ये पहली बार लॉन्च हो रहा है इस साल, तो इसको आप याद रखिएगा। ये अवार्ड कौन देगा, कौन दे सकता है? जो एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्ट्री होगा वही तो देगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये किस स्कीम के अंदर ये अवार्ड दिया जा रहा है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। अब अगला न्यूज है कि जो PLI स्कीम था टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने सेल माइलस्टोन सेट किया है। कितना सेल्स कर दिया है? 50,000 करोड़। ये स्कीम किसके बारे में बात करता है? ये स्कीम जो है वो इंसेंटिव देता है उन लोगों को जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पे काम करते हैं और टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि स्विचेस, राउटर्स, 4G और 5G, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये सब जो काम करते हैं, ये सब जगह जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको इस स्कीम के अंदर इंसेंटिव दिया जाता है। कितना इंसेंटिव दिया जाता है? अगर MSE में ही होगा, अगर MSME होगा तो 4 से 7% का मिलेगा उन लोगों को, और जो अदर होगा उन लोगों को 4 से 6% का मिलेगा। ये जो स्कीम है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कार्यरत रहेगा और पैसा दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंटरनेट यूजर है ये 2023 में 5.4 बिलियन हो गया है, जो कि 2005 में बहुत कम था, सिर्फ 1 बिलियन था। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये जो है बहुत ज्यादा ग्रीन एमिशन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है। पूरा ग्लोब का 1.5 से 3% यही कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसमें कहा गया कि जो क्रिटिकल मिनरल है इसका जो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, 5 गुना डिमांड हो जाएगा 2050 तक। लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट का। लिथियम रिजर्व जो है वो हमारा भारत में ही पाया गया है, समझे? ये भी हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो गेन स्कीम को लॉन्च किया है। गेन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? GRSC, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। GRSC का फुल फॉर्म क्या है? ये एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके अंदर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इनकरेज करेगा स्टार्टअप को और MSME को, बोलेगा कि देखो तुम लोग इनोवेशन लेकर के आओ शिपयार्ड को डेवलपमेंट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। जो शिपयार्ड होता है, जो शिप होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफेंस के लिए हम लोग बहुत सारा शिप और पनडुब्बी है ना, सबमरीन, ये सब का हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर इनोवेशन आएगा तो हम लोग और नया नया चीज यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ये सब बनाता है, जो शिप बनाता है, शिप कौन बनाता है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी शिप बनाता है। तो ये क्या किया है कि स्कीम लॉन्च किया है जिसमें ये लोग MSME और स्टार्टअप को इनकरेज कर रहा है कि तुम लोग कुछ इनोवेशन का चीज लेकर के आओ, जिससे क्या होगा कि शिप यार्ड को हम लोग और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। फिर हम लोगों ने देखा कि नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स आया है 2023-2024 का। ये जो इंडेक्स है ये 4th इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर 113 इंडिकेटर पे बात किया गया है और 16 SDG को देख करके कंपोजिट स्कोर दिया गया है। नीति आयोग जो है ये 16 SDG को चेक किया है, इवेल्युएट किया है और कंपोजिट स्कोर दिया है हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरीज को और इंडिया को ओवरऑल भी। ठीक है, ये जो कंपोजिट स्कोर है ये 0 से 100 के बीच में। इन्होंने यानी कि नीति आयोग ने 16 SDG को इवेल्युएट किया है, 17 SDG को नहीं। ये कौन सा SDG है जिसको इग्नोर कर दिया है? SDG 14। SDG 14 कहता है लाइफ ऑन
मरीन या फिर लाइफ ऑन वाटर। तो इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारा स्टेट में तो कोस्टल एरिया है नहीं, कोस्टल स्टेट है नहीं, इसीलिए इन लोगों ने एसडीजी 14 को इग्नोर कर दिया है और बाकी जो बचा हुआ 16 एसडीजी है उस पे कंपोजिट स्कोर बनाया है। कंपोजिट स्कोर 0 से 100 के बीच में रेंज करता है। अगर 100 है तो वो स्टेट अचीवर है, अगर 65 से 99 है तो वो स्टेट फ्रंट रनर है, अगर 50 से 69 है रेंज है तो परफॉर्मर है, और 0 से 49 में है तो एस्पायरेंट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का स्कोर 71 है, इंडिया का स्कोर 71 है, जो कि अच्छा ही स्कोर है, पास्ट से अच्छा स्कोर है। 2018 में ये स्कोर 57 था और 2021 में ये स्कोर 66 था। ठीक है, हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है एचडीजी 1 पे, 8 पे, 13 पे। एचडीजी 1 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टेट और यूटी में देखा गया है कि जो स्टेट है उसका कितना रेंज है कंपोजिट स्कोर का, 57 से 79 तक। जो यूनियन टेरिटरीज है उसका क्या रेंज है स्कोर का, 65 से 77। 32 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, जिनका स्कोर जो है वो फ्रंट रनर में आता है, यानी कि 65 से 99 के रेंज में आता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो बहुत ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, लोएस्ट है? मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार। कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फास्टेस्ट मूव कर रहा है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पुणे, और पुणे है नहीं, ये पंजाब होगा, सॉरी पुणे नहीं, पंजाब, एमपी और उड़ीसा। ठीक है, फिर एग्रीश्योर। एग्रीश्योर क्या है? ये एक फंड है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इस फंड में क्या किया जाएगा, इस फंड में इंकरेज किया जाएगा कि जो भी स्टार्टअप्स है, जो भी रूरल एंटरप्राइज है, तुम लोग इनोवेट करो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। जो भी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हाई रिस्क है लेकिन हाई इम्पैक्ट है, यानी हाई रिस्क करेंगे तो हाई इम्पैक्ट भी मिलेगा, तो उस तरह का जो एक्टिविटी है जो तुम लोग नहीं कर रहे हो, जो स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइज नहीं कर रहा है, उसके लिए इंकरेजमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि दो पैसा दे रहे हैं, तुम करो। अगर तुम लोग करोगे तो ये हम लोग उसके लिए पैसा भी दे देंगे। ठीक है, तो 750 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया गया है। किसके थ्रू ये दिया जाएगा? एआईएफ कैटेगरी 2 के अंदर दिया जाएगा। कैटेगरी 2 कहता है कि हम लोग डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चा देंगे। जैसे 750 करोड़ है, इसमें 250 करोड़ रुपया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देने वाला है, 250 करोड़ रुपया नाबार्ड देने वाला है, 250 करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं ना, तो नाबार्ड तो देगा ही, इसीलिए नाबार्ड का एक सब्सिडरी है नाबार्ड वेंचर, यही सारा फंड को मैनेज करेगा, 750 करोड़। ठीक है, कितने समय के लिए ये फंड है? 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज है एक रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसको अंदेशा था कि पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। किसको अंदेशा था? यूएन देशा। यूएन देशा मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अंदेशा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हाईलाइट्स था कि जो पॉपुलेशन जो है 2080 में पीक हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में 2060 में पीक हो जाएगा, इंडिया में 2060 में पीक होगा और पूरे वर्ल्ड में 2080 में पीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा पॉपुलेशन? 10.3 बिलियन। अभी कितना पॉपुलेशन है ग्लोब में? 8.2 बिलियन। फर्टिलिटी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि एक वुमेन से 2.5 बच्चा पैदा किया जा सकता है एवरेज में देखा जाए तो, जो कि कम है। लेकिन इसके बावजूद पॉपुलेशन क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि एक वुमेन से कम बच्चा पैदा होता हो, लेकिन वुमेन तो बहुत ज्यादा है, वुमेन का तो पॉपुलेशन बढ़ गया है। ठीक है, तो 1990 में जो फर्टिलिटी रेट था वो था 3.31, लेकिन अभी फर्टिलिटी रेट हो गया है 2.25 पर वुमेन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? जन्म के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 73.3 ईयर्स, जो कि इंप्रूव हुआ है। क्यों इंप्रूव हुआ है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रहा है तो इंप्रूव हुआ है। अर्ली प्रेगनेंसी 3.5% है, वुमेन अर्ली प्रेगनेंसी में हो जा रही है। मतलब पूरा दुनिया का अगर 3.5% वुमेन को देखा जाए तो वो जो है अर्ली प्रेगनेंसी हो जा रहा है उनका। ठीक है, और वो भी अंडर 18 ईयर्स की है। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? हाई फर्टिलिटी रेट और मोर गर्ल्स इन प्रोडक्टिव एज। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि आईएमएफ ने एक स्टडी पेपर लॉन्च किया है जिसका नाम है एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर उन्होंने कहा है एग्रीकल्चर जो है अब सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। पहले कितना करता था? 40%।
2024 का बात करें, अगर 2024 का बात करें तो यहाँ पर जो है ये 15% नहीं है, 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर जो है वो 15 से 18% ही कंट्रीब्यूट करता है अ, हमारे जीडीपी में। और सोचने वाली बात है कि एग्रीकल्चर में ही हमारा पूरा जो देश है उसका 42% एम्प्लॉयमेंट वहीं पर है। तो 42% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15 से 18% मात्र। इसके बाद कहा कि जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज में अनइवन टेक एडॉप्शन है। कोई इंडस्ट्रीज है जो ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है, कोई इंडस्ट्रीज है जो कि एडॉप्ट नहीं करता है। तो हमारे देश में अनइवन टेक एडॉप्शन है। साथ में आईएमएफ कहता है कि इंडिया को 2050 तक कम से कम 150 से 300 मिलियन जॉब चाहिए। इसके बाद कहता है कि देखो जीडीपी में हल्का बूस्ट मिला है क्योंकि एग्रीकल्चर से आदमी लोग हट करके चला गया है दूसरा सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही मैक्सिमम आदमी लोग लगा हुआ है और एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जो आदमी है उसको अलग जगह में एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, तब जो जीडीपी भी है वो बूस्ट करेगा। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया आईएमएफ? आईएमएफ बोला कि लेबर मार्केट रिफॉर्म लाना चाहिए। ठीक है, जहां पर जो लेबर है उसको क्या बोलते हैं, नया नया जगह में एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब मिले, समझे, ताकि अच्छा काम हो पाए। उसके साथ साथ ट्रेड इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा टैरिफ लिया जाता है, इंपोर्ट में हम लोग बहुत टैरिफ लगाते हैं जिसमें क्या होता है कि कंपटीशन हेल्दी नहीं हो पाता है। तो आईएमएफ बोल रहा है कि टैरिफ को हटा दो, एक्सपोर्ट टैरिफ जो लगाते हो उसको हटा दो, इंपोर्ट टैरिफ जो लगाते हो उसको हटा दो, इंपोर्ट होने दो। इससे क्या होगा कि कंपटीशन का भावना आएगा और लोग काम करेंगे। साथ में माइग्रेशन को भी तुम स्ट्रेंथन करो। फिर अगला न्यूज जो था वो है कि सेकंड फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हुआ है बिम्स्टेक का न्यू दिल्ली में। तो बिम्स्टेक का पहला मीटिंग कब हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। बिम्स्टेक के अंदर 7 स्टेट है जो कि 7 एरियाज में काम करता है। 7 स्टेट का मतलब 7 कंट्रीज इसमें मेंबर है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। किस 7 एरियाज में काम करता है? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, सिक्योरिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कनेक्टिविटी। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो बांग्लादेश है और बिम्स्टेक 1997 में बना था बैंकिंग डिक्लेरेशन की वजह से। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, 3 प्रोग्राम लॉन्च किया है इनफैक्ट। अस्मिता रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, बहुभाषा शब्दकोश। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन कर करके हम लोग इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे किताब लॉन्च करेंगे। 22,000 किताब लॉन्च करेंगे 22 लैंग्वेज में अगला 5 साल में। ये है अस्मिता प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट था रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ऐसा आर्किटेक्चर बनाएंगे जहां पर आप हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी भाषा को हमारे इंडियन भाषा में। लास्ट में बहुभाषा शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे अलग अलग इंडियन लैंग्वेज के लिए। तो इसका नाम रखा गया बहुभाषा शब्दकोश। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 एजेंसी आता है, 5 ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है मीगा। मीगा का फुल फॉर्म होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या काम करता है? ये कहता है गारंटी देता है। ये कहता है कि जो भी आदमी, मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि बांग्लादेश में अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो डरा हुआ है कि बांग्लादेश में तो इतना गड़बड़ हुआ है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए वो इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहा है। तो मीगा सोच रहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो बांग्लादेश का अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है, डर रहा है, सोच रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। तो मीगा क्या बोलेगा कि तुम टेंशन मत लो, हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। तुम्हारा पैसा डूबेगा तो उसका हम गारंटी देते हैं, हम तुमको पैसा लौटा देंगे। तो वो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर पाएगा। इससे क्या होगा, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो लोगों का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो बहुत सारा गारंटी देता है मीगा। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वहां पर सारा एक साथ देगा गारंटी। तो एक साथ गारंटी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है गारंटी प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्रेडिट गारंटी दिया जाएगा, ट्रेड फाइनेंस का गारंटी दिया जाएगा, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस दिया जाएगा। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस क्या होता है? ये वो इंश्योरेंस होता है जो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से होता है। ठीक है, ट्रेड फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया ही, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद है नीरेश पोर्टल। ये नीरेश पोर्टल लॉन्च किया गया है कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो इसका फुल फॉर्म भी यही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। यहाँ पर क्या है कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जहां पर जो फार्मर है वो अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है और जो भी बायर है वो खरीद सकता है। तो एक पोर्टल है जहां पर बायर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी फार्मर्स काम कर रहा है वही लोग बेच रहा है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर कोई केमिकल वेमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वेरीफाइड सेलर होगा, साथ में लॉजिस्टिक का भी सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फार्मर का भी हेल्प होगा, फार्मर भी नेगोशिएट कर पाएगा, अच्छा अच्छा पैसा कमा पाएगा। तो स्पाइसेस यहाँ पर बेच सकता है, फ्रूट बेच सकता है, वेजिटेबल बेच सकता है, पल्सेस बेच सकता है, बहुत सारा अनाज भी बेच सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये नोटिफाई किया है 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसके अंदर कहा गया कि 346 आइटम है, इस लिस्ट के अंदर 346 आइटम है, इसको हम लोग अपना घर में बनाएंगे। अपना घर में बनाने से क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायदा होगा। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये 346 आइटम के लिए इंपोर्ट करते हैं, दूसरा देश से मांगते हैं। इसमें कितना खर्चा होता है, 1048 करोड़ रुपया खर्चा होता है। इसीलिए ये सब जो आइटम है ये घर में हम लोग बनाएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस पोर्टल में जा सकते हैं। पोर्टल का नाम है सृजन पोर्टल। सृजन संस्कृत में मतलब होता है क्रिएशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये एक स्कीम लॉन्च किया है स्टार्टअप के लिए और एमएसएमई के लिए। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए इन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च किया है, टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम। यहाँ पर कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो भी इक्विपमेंट होता है, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारा टेस्टिंग करना पड़ता है, तो तुम टेस्टिंग करो, स्टार्टअप और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तुम लोग क्या करो, मन भर करके टेस्टिंग करो। टेस्टिंग करने के लिए खर्चा लगता है तो हम लोग दे देंगे खर्चा, टेंशन मत लो, हम लोग खर्चा दे देंगे। तुम लोग जो है टेस्ट करो, टेस्ट करेगा तो नया नया तुम लोग इनोवेट कर पाएगा, इनोवेट कर पाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को 50% हम लोग रिम्बर्स कर देंगे और स्टार्टअप को 75% खर्चा रिम्बर्स कर देंगे। जो माइक्रो एंटरप्राइज रहेगा उसको 60% खर्चा रिम्बर्स कर देंगे। एक स्टार्टअप को कितना पैसा मिल सकता है रिम्बर्समेंट करते करते, मैक्सिमम 50 लाख मिल सकता है। तो इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा करने के लिए खर्चा कौन देगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कितना खर्चा अलग से रखा हुआ है, 25 करोड़ रुपया। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने भू संकेत वेब पोर्टल लॉन्च किया है और भूस्खलन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में या इस वेब पोर्टल में क्या बताएगा, लैंडस्लाइड को लेकर के फोरकास्ट बताएगा। ठीक है, और जो स्टेक होल्डर्स है, जो डिपार्टमेंट है, उसको इंफॉर्मेशन देगा जिससे वो लोग बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है, तो ये जो वेब पोर्टल है, ये ऐप है, किस तरह से इसको सेटल कर सकता है, इसको सेटल करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पर मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये 2030 तक बढ़िया से बन जाएगा और बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन ऐप में ये लोग फोरकास्ट बता पाएगा। कौन कर रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके बाद हम लोग नीति आयोग का रिपोर्ट देखें। ठीक है, नहीं ये नहीं देखे क्या, हम लोग यहीं तक लास्ट देखें, यहीं तक हम लोग लास्ट देखें। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा समराइज कर दिया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करके जाइए, बिना लाइक करे मत जाइए, और कमेंट करिए। अगर आपको मेरा जो भी मेहनत अच्छा लगता है तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग देखें नीति आयोग का रिपोर्ट। तो नीति आयोग रिपोर्ट का क्या नाम था, इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। इसके अंदर हम लोग ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो 70% पोर्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अगर 70% है तो यहाँ पर कौन कौन सा कंट्री डोमिनेट कर रहा है, और इंडिया कहाँ पर है। तो कौन कौन सा कंट्री डोमिनेट कर रहा है, चाइना, ताइवान, यूएसए, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइनीज मोबाइल फोन, समझे, चाइनीज स्मार्ट वॉच, ठीक है, यूएसए में एप्पल, साउथ कोरिया का सैमसंग, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ही तो बेचता है। इसीलिए ये लोग डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को, और हम लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को डोमिनेट करना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग मैक्सिमम शेयर ले पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड का, तब तो हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे। तो इंडिया का क्या स्थिति है, इंडिया का बहुत खराब स्थिति है। इंडिया अभी एक्सपोर्ट कर रहा है 25 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि लेस देन 1% है ऑफ ग्लोबल शेयर। कितना कर रहा है एक्सपोर्ट, 25 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि बहुत कम है, लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल शेयर। ठीक है, एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। हमारे इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है 101 बिलियन, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है 25 बिलियन। हम लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसका मतलब कि हम लोग प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, अगर प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी होगा, यानी कि हमारा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। ज्यादा लोग मिलकर के प्रोड्यूस करेंगे तब तो बाहर बेच पाएंगे। तो हमारा जो अभी एक्सपोर्ट होता है 25 बिलियन यूएस डॉलर्स, इसमें कितना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होता है, 15% से 18%। 1.3 मिलियन, इसका मतलब कि 13 लाख जॉब क्रिएट होता है एक्सपोर्ट की वजह से। तो अभी जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 बिलियन, इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं 500 बिलियन तक, और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम लोग 25 बिलियन का, इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं 240 बिलियन।
कब तक? 2030 तक। इससे क्या फायदा होगा? हमारा 35% जॉब क्रिएट होगा और 5.5 मिलियन जॉब क्रिएट होगा। अब अगला न्यूज है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम के अंदर 2 टाइप का अवार्ड दिया गया। एक अवार्ड था प्रेज अवार्ड और दूसरा अवार्ड था स्पार्क अवार्ड। प्रेज अवार्ड का मतलब कि परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट, मतलब कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर को एम्पावर कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। तो कौन कौन सा स्टेट है जो इस कार्यरत में अच्छा काम कर रहा है? जो स्टेट भी अच्छा काम कर रहा होगा उसको हम लोग अवार्ड दे देंगे। तो हम लोग बेस्ट लोन परफॉर्मेंस अवार्ड दिए। बेस्ट लोन परफॉर्मेंस के अंदर 3 कैटेगरी था, लार्ज स्टेट का कैटेगरी, स्मॉल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज का कैटेगरी और तीसरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी। जो लार्ज स्टेट का कैटेगरी था वहां पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पे। स्मॉल स्टेट और यूटी का कैटेगरी था, वहां पर लद्दाख नंबर 1 पे, पुडुचेरी नंबर 2 पे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र नंबर 1 पे और यूपी नंबर 2 पे। ठीक है, इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं? बेस्ट लोन परफॉर्मेंस को किस तरह से आप याद कर सकते हैं? ये याद रखिए कि लार्ज स्टेट को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। लार्ज स्टेट में पहले हम लोग मैप देखेंगे तभी तो देंगे। मैप मतलब MAP, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, उसके बाद स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को हम लोग प्रेज अवार्ड देंगे। तो प्रेज कब करेंगे? जब वो लड़ रहा होगा, पाद रहा होगा। कोई स्मॉल बच्चा होता है तो क्या करता है? लड़ता है, पादता है, लड़ता है, पादता है। तो नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 पुडुचेरी। फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में हम लोग महाराष्ट्र को नंबर 1 पे रखे हैं और उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पे। उत्तर प्रदेश कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में अवार्ड दे दिए। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा लोन देने वाला बैंक है जो कि अवार्ड पाया है? तो पब्लिक सेक्टर में 3 बैंक है जिसको अवार्ड मिला है। नंबर 1 पे है कैनरा बैंक, ठीक है, और दूसरा नंबर पे है SBI, तीसरा नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक, आई कैन आई विल, कैन मतलब कैनरा बैंक, है ना। अगर अर्बन लोकल बॉडीज में किसी का अवार्ड मिला है तो पहला वाला को हम लोग याद रखते हैं। एमसीडी को मिला है, एमसीडी चूंकि न्यूज में है इसीलिए आप याद रख लीजिए कि एमसीडी को भी मिला है अवार्ड अंडर द कैटेगरी अर्बन लोकल बॉडीज। ये तो प्रेज अवार्ड हो गया। अब स्पार्क अवार्ड देखते हैं। स्पार्क अवार्ड का फुल फॉर्म है सिस्टम प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। ये जो अवार्ड है किसके अंडर दिया जा रहा है? डे एनयूएलएम के अंदर, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर अवार्ड दिया गया है लार्जर स्टेट कैटेगरी में और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। लार्ज स्टेट कैटेगरी में जो कि कर गुजरा है उसको हम लोग दिया है अवार्ड। तो कौन कर गुजरा है? KUR कर, के से केरला, यू से यूपी और राजस्थान। तो केरला नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 पे है, राजस्थान नंबर 3 पे है। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में नंबर 1 पे है हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 में है त्रिपुरा और नंबर 3 पे है उत्तराखंड। ठीक है, फिर WHO और यूनिसेफ ने एक एस्टीमेट जारी किया है। इसका नाम है एस्टीमेट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि कौन कौन सा देश है जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा से कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो अच्छा बात है, नहीं कर पा रहा तो अच्छा बात नहीं है। तो हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इंडिया को लेकर के यूनिसेफ और WHO क्या बताया है। तो इन लोगों ने 14 डिजीज को लेकर के जो वैक्सीन दिया जाता है उसका एस्टीमेट रेडी किया है। इसमें इंडिया को लेकर के इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो है 0 डोज चिल्ड्रन बढ़ गया है। 2023 में 0 डोज चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, मतलब कि ऐसा चिल्ड्रन जिसको डोज नहीं मिला है, कोई डोज नहीं मिला है साल में। तो ऐसा चिल्ड्रन जो कि कोई डोज नहीं लिया है पूरा साल में, सबसे ज्यादा कहां पर है? नाइजीरिया में है और उसके बाद इंडिया में है। तो इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट 0 डोज चिल्ड्रन वाले देश है। कितना चिल्ड्रन है जो कि 0 डोज में है? 1.6 मिलियन, 16 लाख। ठीक है, नंबर 1 पे नाइजीरिया है और पाकिस्तान भी टॉप 10 में आता है। कौन सा डिजीज को लेकर के वैक्सीन इंडिया देता है जो कि नहीं दे पा रहा है, जिसमें 0 डोज चिल्ड्रन है? डीपीटी एंड मीसल्स। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस और मीसल्स। मीसल में नो वैक्सीन बहुत बच्चों को मिला है। ठीक है, 50% वर्ल्ड में जितना भी ऐसा व्यक्ति है जिसको वैक्सीन नहीं मिला है रिलेटेड टू मीसल्स, वो लोग 50% जो है इंडिया में ही है। यानी इंडिया में जो है वो 50% ऑफ द वर्ल्ड है। इसके साथ साथ सर्विकल कैंसर जो कि इंडिया में चिंता का विषय बना हुआ है, इसको लेकर के इंडिया कोई भी वैक्सीन नहीं दे रहा है। ठीक है, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है सर्विकल कैंसर को लेकर के? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV कहते हैं इसको। तो इंडिया इज अमंग 52 नेशन जो कि सर्विकल कैंसर को लेकर के कोई भी डोज नहीं दे रहा है। ये भी चिंता का विषय है। इसके बाद हम लोग देखें कि यूविन पोर्टल लॉन्च हुआ है। यूविन पोर्टल है ना, कोविन पोर्टल के जैसा ही है। कोविन पोर्टल में क्या था? कोविड को लेकर के सर्टिफिकेट मिलता था हम लोगों की। ठीक है, जब वैक्सीन मिल गया है सर्टिफिकेट भी मिल गया, वहां पर आप रजिस्टर कर सकते थे। तो उसी तरह से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है यूविन पोर्टल।
ये यूविन पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। इसके अंदर यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी और जो बच्चे होंगे जिसका एज 6 साल से अंदर है, इन लोगों को जो रूटीन में वैक्सीन मिलता है, उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पर रजिस्टर उन लोग का होगा, रिमाइंडर उन लोग को भेजा जाएगा, अलर्ट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर मिलेगा, आभा आईडी भी क्रिएट होगा। तो यूविन पोर्टल में क्या क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री पोर्टल है जहाँ पर रजिस्टर होगा, रिमाइंडर मिलेगा, अलर्ट मिलेगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलेगा रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स ने एक इवेंट को लॉन्च करने वाले हैं। मुंबई में ये इवेंट होने वाला है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, इस इवेंट का नाम है 13 इंडिया कैंप। 13वां इंडिया कैंप 2024 कहां पर होने वाला है, मुंबई में अक्टूबर में। ठीक है, क्या बात करेंगे यहाँ पर ये इवेंट लाया गया है ताकि बहुत सारे जो आदमी हैं वो आए, मिले और आइडियाज को डिस्कस करें। ये आइडियाज को डिस्कस करें कि किस तरह से हम लोग इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्री है इसको बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल का जो मार्केट है ना वो बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, फिर बढ़ते ही चल रहा है, ये बहुत बढ़ने वाला है। तो केमिकल का मार्केट जब बहुत बढ़ने वाला है तो इंडिया को तो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये डिस्कसिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर डिस्कस करेगा कि हमारा क्या पोटेंशियल है, इंडिया का क्या पोटेंशियल है, किस तरह से हम लोग इंडिया को एक एडवांटेज स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बात होगा, एग्रोकेमिकल्स के बारे में बात होगा, और ये डिस्कस करेंगे आइडियाज ताकि हम लोग एडवांटेज ले पाए। इसीलिए थीम भी दिया गया है इसका, एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर। ठीक है, तो 13वां इंडियन केमिकल 2024 कहां पर होने वाला है, मुंबई में होने वाला है। इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। थीम क्या है, एडवांटेज भारत, इंडिया केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पेविंग द फ्यूचर। यहाँ पर पोटेंशियल डिस्कस किया जाएगा इंडिया का रिलेटेड टू पेट्रोकेमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन मिलकर के लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके अंदर इन लोगों ने कहा है कि हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इसके लिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए, तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए ये लोग प्रोग्राम लॉन्च करेगा। कौन कौन सा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम रिलेटेड टू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो तीन आया है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और विपो। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मिल करके लेटर ऑफ इंटेंशन साइन किया है, जहां पर ये लोग प्रोग्राम बिल्ड करेगा रिलेटेड टू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आईपीआर। किसके लिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए। ठीक है, ये आईपीआर क्या होता है, आईपीआर का मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब को लेकर के। ठीक है, तो ये सब में वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, विपो इसको कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि पेटेंट, कॉपीराइट ये सब के लिए इंफॉर्मेशन देता है, रिसोर्सेज देता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और किसके अंडर काम करता है, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक। इकोसॉक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मेंबर का एक एडवाइजरी कमेटी बनाया है जो कि एडवाइस देगा। इस कमेटी का नाम क्या रखा गया है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पर कहता है कि ये जो कमेटी बनाए हैं ये लोग एडवाइस करेगा। क्या एडवाइस करेगा, किस चीज को लेकर एडवाइस करेगा, जो हमारा सीपीआई है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, जिससे हम लोग इन्फ्लेशन डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन डेटा को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर को कंसिडर करते हैं। तो बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये कमेटी बैठाए हैं। तो एडवाइस करेगा कि बेस ईयर क्या रहना चाहिए, साथ में प्राइस कलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, कहीं हम लोग गलत तरीके से तो सीपीआई या फिर डब्ल्यूपीआई को नहीं ना कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे होंगे तो नहीं करेंगे अब। तो इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है जहां पर ये सब के बारे में डिस्कशन होगा। साथ में डेटा डिसेमिनेशन को लेकर के भी डिस्कशन होगा कि किस तरह से हम लोग डेटा को डिसेमिनेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो तीन चीजों को लेकर के डिस्कशन होगा, बेस ईयर का रिवीजन को लेकर के, प्राइस कलेक्शन का मेथड को लेकर के, प्राइस कलेक्शन का डेफिनेशन को लेकर के और डेटा डिसेमिनेशन को लेकर के। ठीक है, ये जो कमेटी है इसका चेयरमैन कौन होंगे, जो मॉस्पी का डायरेक्टर जनरल है वो ही होंगे। इसमें कौन कौन सा मिनिस्ट्री के लोग आएंगे, एग्री मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद नीति आयोग, कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स अफेयर्स, तो सब कोई आएगा यहाँ पर डिस्कशन करेगा। इसके बाद हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो ईएमपीएस चालू किया है, 4 मंथ के लिए ईएमपीएस चालू किया था। ईएमपीएस का मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इसके अंदर 500 करोड़ रुपया साइड किया गया है
जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे। किसको इंसेंटिव देंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चरर को हम लोग इंसेंटिव देंगे। जो टू व्हीलर बनाता है उसको 10,000 रुपये ईच देंगे, मतलब हर व्हीलर बनाने के लिए उसको, हर ईवी बनाने के लिए 10,000 रुपये देंगे। थ्री व्हीलर को हम लोग 25,000 ईच देंगे, और लार्ज थ्री व्हीलर के लिए 50,000 रुपये ईच देंगे, ठीक है। ये 4 महीने के लिए था, इसमें 500 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, ठीक है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। कब तक के लिए चला, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा एक न्यूज, ठीक है। इस न्यूज को समझने के लिए पहले आप कहानी सुनिए, ठीक है। ब्रिकेट क्या होता है और टॉरिफाइड ब्रिकेट क्या होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारा गाय का गोबर इधर उधर फेंका रहता है। अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, कागज है उसके अंदर, ठीक है, वो सब को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फ्यूल। कहीं पर जलाएंगे तो फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ब्रिकेट क्या करते हैं, ब्रिकेट का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट है ना, उसको कंप्रेस करके एक शेप ला देते हैं, वो शेप हो जाता है ब्रिकेट, उस शेप को बोलते हैं ब्रिकेट। अब उस ब्रिकेट को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो जहां पर फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा वहां पर उस ब्रिकेट को जला देंगे। तो वहां ब्रिकेट को जब जला देंगे तो फिर आग पैदा होगा, आग पैदा होगा तो वहां पर काम हो पाएगा। तो ब्रिकेट का क्या मतलब होता है, जो कचरा ऐसे वेस्ट ही हो जाना था उसको हम लोग कंप्रेस करके एक ब्रिकेट बना दिए। अब जो ब्रिकेट को हम लोग जलाएंगे तो फ्यूल यूज इस्तेमाल होगा। तो वो जो ब्रिकेट होगा जिसमें फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा, फ्यूल बन जाएगा वो ब्रिकेट, वो थोड़ा सा सस्ता है ना। तो जो भी आदमी, जो भी प्लांट ब्रिकेट बनाता है उसको हम लोग असिस्टेंस देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। अभी जो है ब्रिकेट को और इम्प्रोवाइज कर दिया है। बहुत सारा प्लांट क्या कर रहा है ना कि ब्रिकेट को टॉरिफाइड करता है। नहीं, ब्रिकेट तो ब्रिकेट है, उसको जब हम लोग टॉरिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं, तो वो इम्प्रूव बन जाता है, इम्प्रूव्ड ब्रिकेट हो जाता है। जो इम्प्रूव्ड ब्रिकेट हो जाता है वो ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल हो पाता है, ज्यादा जगह में इस्तेमाल हो पाता है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रिकेट के लिए तो हम लोग देते ही असिस्टेंस, नॉन टॉरिफाइड सॉरी टॉरिफाइड के लिए हम लोग और दे, क्योंकि टॉरिफाइड तो बेटर चीज है, तो बेटर चीज के लिए हम लोग ज्यादा इंसेंटिव देंगे। इसीलिए नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंदर एक कंपोनेंट है जहां पर हम लोग सपोर्ट देते हैं। तो इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है, सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिकेट्स एंड बायोमास बेस्ड को जनरेशन इन इंडस्ट्रीज। इसके अंदर हम लोग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाले हैं दो प्लांट को, एक जो टॉरिफाइड पैलेट बनाता है, एक जो नॉन टॉरिफाइड पैलेट बनाता है, यानी कि ब्रिकेट बनाता है। जो टॉरिफाइड पैलेट बनाता होगा उसको हम लोग ज्यादा इंसेंटिव देंगे, ठीक है, और जो नॉन टॉरिफाइड बनाता है उसको कम इंसेंटिव देंगे। इसीलिए नॉन टॉरिफाइड को हम लोग कितना इंसेंटिव दे रहे हैं, 21 लाख पर कैपेसिटी। लेकिन जो टॉरिफाइड वाला है उसको हम लोग दे रहे हैं 42 लाख पर कैपेसिटी, यानी कि डबल दे रहे हैं टॉरिफाइड वाला को। हम लोग चाहते हैं कि टॉरिफाइड ब्रिकेट बने, ठीक है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं नॉन टेरिफाइड को, 21 लाख पर कैपेसिटी दे रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मैक्सिमम 105 लाख देंगे। और जो टोरिफाइड वाला है उसको हम लोग 42 लाख पर कैपेसिटी दे रहे हैं, लेकिन उसको मैक्सिमम 210 लाख या फिर 30% ऑफ कैपिटल कॉस्ट विच एवर इज लोअर देंगे, ठीक। तो ये था ये न्यूज। अगला न्यूज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब अगला न्यूज हम लोग देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डीजीपिन लॉन्च किया है। डीजीपिन का मतलब डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसमें क्या किया है इन्होंने, मैं बताता हूं आपको। पूरा इंडिया जो है ना, इंडिया को 4 मीटर बाय 4 मीटर का भाग में बांटा है, उस स्क्वायर में बांटा है। पूरा इंडिया को ना छोटा छोटा पार्ट में बांटा है, और हर पार्ट को, हर ब्लॉक को एक नंबर दे दिया गया है, एक कोड दे दिया गया है। इससे क्या फायदा होगा, एक कोड से मालूम चल जाएगा कि कौन सा एड्रेस है, तो एड्रेस बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसके लिए ये पिन लॉन्च किया गया है, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, शॉर्ट में कहते हैं डीजीपिन, ठीक है। तो इंडिया में ये काम हो रहा है। किसने डेवलप किया है ये डीजीपिन को, आईआईटी हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये दोनों ने मिल करके डीजीपिन को लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी था। यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी और नया न्यूज आया है। नया न्यूज ये आया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन लोग को भी हम लोग इंसेंटिव देंगे, क्योंकि बिना इंसेंटिव का वो लोग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 2024 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहां पर कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ घर में सोलर पैनल लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि 300 यूनिट बिजली एक घर में पैदा होगा। वो 300 यूनिट बिजली को वो इस्तेमाल भी कर सकता है, जो घर वाला है उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर उसमें कुछ यूनिट बच जाएगा तो डिस्कॉम्स को भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एडिशनल इनकम भी हो जाएगा।
इसके लिए सरकार जो है वो 75,000 करोड़ रुपया अलग किया हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो सोलर पैनल है ये कौन लगाएगा? डिस्कॉम्स तो लगाएगा, डिस्कॉम्स इंस्टॉल कर देगा, रिपेयर करेगा, सारा काम कौन करेगा? डिस्कॉम्स करेगा। तो इसीलिए डिस्कॉम्स के लिए हम लोग इंसेंटिव भी लेकर के आए। ये जो पीएम सूर्य घर है इसमें कितना असिस्टेंस देने वाला है सरकार आपको? अगर आप 1 किलोवाट का बना लगवाते हैं तो 30,000 रुपया आपको मिलेगा। अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं कैपेसिटी तो 60,000 रुपया मिलेगा। अगर आप 3 किलोवाट का आप कैपेसिटी लगाते हैं तो 78,000 रुपया मिलेगा। अब देखिए ये जो स्कीम है इसके बारे में लोग को मालूम नहीं चल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो डिस्कॉम्स है ना ये बताता ही नहीं है कि आपको इतना फायदा हो सकता है, ये बताता ही नहीं है लोगों को। तो इसीलिए सरकार क्या किया है कि एक इंसेंटिव लॉन्च कर दिया है डिस्कॉम्स के लिए। अब डिस्कॉम्स जो है अपने इंसेंटिव के लिए, अपने फायदा के लिए ये दूसरे को बताएगा भी कि देखो भाई तुम लगवा लो अपने घर में सोलर पैनल, तुमको फायदा होगा, तुमको फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो इसीलिए डिस्कॉम्स के लिए अभी इंसेंटिव लॉन्च किया गया है। तो डिस्कॉम्स के इंसेंटिव के लिए अभी सरकार ने करीब करीब 5,000 करोड़ साइड किया हुआ है, 4950 करोड़ साइड किया हुआ है। इसके अंदर उनको रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे रिवॉर्ड मिलेगा? 5% रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो लोग बेसलाइन कैपेसिटी से 10 से 15% अधिक बना लेते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और अगर वो 15% के भी ऊपर कर लेते हैं कैपेसिटी बिल्ड तो उस केस में उसको 10% का रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक, तो ये था न्यूज़। इसका हम लोग अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है जो कि स्टैब्लिश किया था अंडर फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए पूरा दुनिया ने मिलकर के एक फंड बनाया है, ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसमें 24 मेंबर कंट्री है। ये लोग मिलकर के क्या कर रहा है, इस फंड में पैसा जमा करता है और ये फंड इस्तेमाल होता है, कोई भी क्लाइमेट के लिए काम किया जाए तो उसमें इस्तेमाल होता है, उसको लोन दिया जाता है। इंडिया में अभी सिडबी को इसके लिए लोन मिला है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में लोन अप्रूव किया गया है 215 मिलियन का। 215 मिलियन का लोन दिया जाएगा सिडबी को। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा? एफएमएपी के लिए दिया जाएगा, फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट के अंदर दिया जाएगा। इसके अंदर सिडबी क्या करने वाला है? एमएसएमई को लोन देगा। एमएसएमई को लोन देगा ताकि जो एमएसएमई है वो बढ़िया मशीन को इस्तेमाल कर सके, ऐसा मशीन को इस्तेमाल कर सके जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट में कम प्रॉब्लम डालता है, ऐसा ही मशीन को यूज कर सके। एमएसएमई के पास कम पैसा रहता है तो वो ऐसा मशीन को यूज करने लगता है ना जिसमें बहुत एमिशन होता हो। तो यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा सिडबी के द्वारा। सिडबी बोलेगा कि लोन ले लो भाई, लेकिन तुम अच्छा मशीन को खरीदो, खराब मशीन को यूज मत करो। इसके लिए सिडबी लोन देगा। और सिडबी को कौन लोन देगा? ग्रीन क्लाइमेट फंड। कितना लोन देगा? 215 मिलियन। 215 मिलियन के अंदर 200 मिलियन है वो लोन है कॉन्सेशनल रेट पे, और 15 मिलियन जो है वो ग्रांट है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में लो एमिशन के लिए ये फंड बनाया गया था। इसका सेक्रेटरीट है इंचियोन नाम का शहर में जो कि साउथ कोरिया में है। 24 मेंबर नेशन इस फंड के अंदर पैसा जमा करता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है जल जीवन मिशन को लेकर के हम लोगों ने माइलस्टोन अचीव कर लिया है। हम लोग क्या क्या कर लिए हैं? हम लोग टैप वाटर जो है 15 करोड़ घरों में पहुंचा दिए। तो रूरल हाउस होल्ड में 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में हम लोग टैप वाटर पहुंचा दिए हैं, नल का पानी पहुंचा दिए हैं। 8 स्टेट जो है वो फुल कवरेज हो गया, उसका 100 कवरेज हम लोगों ने कर लिया है 8 स्टेट्स में। गोवा, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और 3 यूनियन टेरिटरीज में हमारा टैप वाटर पहुंच गया है, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ये तो 100% कवरेज की बात हुई। बिहार और उत्तराखंड ये लोग बहुत क्लोज हैं 100% कवरेज को लेकर के। बिहार जो है 96% कवरेज कर लिया है और उत्तराखंड जो है वो 95% कवरेज कर लिया है। हम लोगों ने 9 लाख स्कूल में टैप वाटर पहुंचाया है, 9 लाख आंगनबाड़ी सेंटर में भी टैप वाटर पहुंचाया है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ में हम लोगों ने 5 लाख पानी समिति बनाया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था। ठीक है, स्कीम का क्या नाम है? मॉडल स्किल लोन स्कीम। इसके अंदर जो डिजर्विंग यूथ है, अगर उन लोग चाहते हैं कि वो लोग बढ़िया स्किल को एक्वायर करें, स्किल सीखे, वो स्किल जो कि डिमांडिंग है, वो स्किल जो कि फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, वो स्किल को सीखना चाहते हैं। जो भी डिजर्व्ड यूथ है वो सीखना चाहते हैं ऐसा स्किल को, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा कौन देगा? सरकार बोल रहा है कि इन लोगों को लोन दे दो भाई। तो लोन देने के लिए सरकार बोल रहा है, इसके बदले में गारंटी दे देगा सरकार। सरकार बोलेगा कि देखो अगर लोन पूरा नहीं करता है तो गारंटी हम देते हैं कि हम दे देंगे। ठीक है, तो पहले इसमें बैंक जो है लोन देता था, अब जो है एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोग भी लोन दे सकता है। ठीक है, और सरकार कितना परसेंटेज गारंटी देगा? 75% गारंटी देगा।
ठीक है, पहले जो है 1.5 लाख का लोन देता था, उसके ऊपर सरकार गारंटी देता था। अब जो मैक्सिमम लोन दे सकता है वो 7.5 लाख का है, जहां पर सरकार 75% गारंटी देगा। किनको? ऐसे डिजर्विंग यूथ को जो कि स्किल कोर्सेज को लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो स्किल सीखना चाहते हैं, नया नया स्किल जो कि डिमांड में है और फ्यूचरिस्टिक में काम आएगा, है ना। ये जो है एक वर्जन को, ये जो स्कीम है, ऐसा स्कीम पहले भी चल रहा था लेकिन अभी नाम बदल दिया गया है। पहले कौन सा स्कीम था? क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट। इसका ही नाम बदल दिया गया है और नाम रख दिया गया है मॉडल स्किल लोन स्कीम। ठीक है, ये न्यूज भी हम लोगों ने देखा। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है ईडब्ल्यू फॉर ऑल, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है और मिल करके ये इनिशिएटिव लेकर के आया है जिसका नाम है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। इसके अंदर क्या करेगा कि जो भी डिजास्टर होने वाला है, ठीक है, क्लाइमेट में कुछ भी खराब होने वाला है जिससे कि फसल खराब हो जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हजार्ड होने वाला है, वेदर खराब होने वाला है, तो इसको लेकर के फॉरकास्ट देगा, इसको लेकर के प्रिपरेशन करवाएगा, इसको लेकर के वार्निंग दिया जाएगा। इसीलिए ये स्कीम लाया गया है। ये इंडिया का स्कीम नहीं है, ये तो पूरा दुनिया के लिए है, पूरा दुनिया के लिए स्कीम है। इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिल करके आया है। ठीक है, कौन कौन सा सेक्टर पे काम देगा? एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्लोबल प्रोटेक्शन पे काम देगा। 2027 तक ये इनिशिएटिव चलेगा। क्या क्या चीजों पे यहाँ पर काम होगा? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम होगा कि हम डिजास्टर का जो भी रिस्क उसको कम करेंगे, फिर डिटेक्शन मेजरमेंट और फोरकास्ट करेंगे, उसके बाद वार्निंग को डिसेमिनेट करेंगे, वार्निंग फैलाएंगे, और लास्ट में प्रिपरेशन करेंगे और रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 4 कामों के लिए अलग अलग एजेंसी काम कर रहा है यूएन का। जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इसके लिए कौन एजेंसी काम कर रहा है? यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वार्निंग को डिसेमिनेट करने के लिए कौन काम कर रहा है? इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। और लास्ट में प्रिपरेशन के लिए कौन काम कर रहा है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। 4 ऑर्गेनाइजेशन काम करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा दुनिया का बात है ना, इंडिया का तो बात नहीं है, दुनिया का बात है, इसीलिए हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फिर इंडिया के बारे में क्या कहा गया है वो भी देखते हैं। ये रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड। ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का क्या स्थिति है पूरे दुनिया में, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? 4 एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IFAD, मतलब कि इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन लोग का थीम ये है कि हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंस करेंगे टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम आप लोगों ने देखा, किसने लॉन्च किया वो देखा, कौन किसने प्रिपेयर किया था वो भी देखा, और थीम क्या है वो भी देखा, ये भी याद रखना जरूरी था। अब देखते हैं कि रिपोर्ट के अंदर है क्या। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर है क्या वो देखते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे कुछ बात कहा गया है, इंडिया लेवल पे कुछ बात कहा गया है। तो वर्ल्ड को लेकर के बात कहा गया है कि हंगर जो है वो 9% है। 2023 में पूरा दुनिया में 9% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, जो भूखे रहते हैं। अफ्रीका में 20% ऐसे लोग हैं जो कि भूखे रहते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 200 करोड़ ऐसे लोग हैं, यानी कि 13% है, जो कि अंडर नरिश्ड है, उनको सही से खाना नहीं मिलता है। महिलाओं की बात करें और बच्चों की बात करें तो चिल्ड्रन जो कि 5 साल के अंदर में है, वेस्टिंग का शिकार हैं, स्टंटिंग का शिकार हैं और बर्थ के समय में लो वेट है। ठीक है, वुमेन जो है वो एनीमिया का शिकार है। 53% वुमेन इंडिया में एनीमिया का शिकार है। रीजन क्या है इसका? रीजन है कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए बहुत सारे देश हंगर में है। इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है और इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रहा है। भारत में मेजर रीजन जो है वो इनइक्वालिटी है। अमीर जो है अमीर हो रहा है, गरीब जो है गरीब हो रहा है। फिर कहा गया कि फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के क्या स्थिति है। 2023 में 2.3 बिलियन आदमी फूड इनसिक्योरिटी में है पूरे दुनिया में। उनको यही पता नहीं है कि खाना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा, हेल्दी डाइट अफोर्डेबिलिटी। कितने लोग हैं जो कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर सकते हैं? तो पूरे दुनिया में देखा गया तो 33% है जो कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंडिया में 55.6% ऐसे लोग हैं जो कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, 80 करोड़ लोग हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा
कि इस बार सरकार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, सरकार को बहुत गालियां खाने मिल रही हैं कि सरकार कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मैंने खाना पहुंचाया है। मतलब कि उन लोगों को खाना मिल नहीं रहा था, वो लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो 55.6% ऐसे इंडिया के लोग हैं जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ओबेसिटी को लेकर के फिर हम लोगों ने देखा कि ओबेसिटी जो है वो बढ़ गया है, 16% के करीब हो गया है पूरा दुनिया में ओबेसिटी। 2022 का बात हो रहा है, इंडिया में 7% हो गया है ओबेसिटी, 2022 का बात हो रहा है। चिल्ड्रन की और भी ओवरवेट देखा जा रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका ओवरवेट है, 2.8% बच्चा ओवरवेट है इंडिया में। ठीक है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका बात हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग देखें क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या चैलेंज है। हमारा न्यूट्रिशन टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हम लोग न्यूट्रिशन टारगेट बनाए हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा प्रोग्रेस बहुत स्टैग्नेंट है। हम लोग फाइनेंस भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग को स्पेंडिंग करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हम लोगों को ग्लोबल फाइनेंसिंग करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाता था वो भी कम हो गया है, सिर्फ 1/4 हो गया है, फूड न्यूट्रिशन को लेकर के, फूड सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि मुंबई में पहला एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने वाला है। तो मुंबई में पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने वाला है, जहां पर क्या होगा, ऐसा फैसिलिटी है वहां पर कि एक्सपोर्ट अच्छा से हो पाए। जो भी आपका नॉन बासमती राइस हुआ, ठीक है, स्पाइसेस हुआ, ओनियन हुआ, व्हीट हुआ, जो कि एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, वो सबको आप एक फैसिलिटी में रख सकते हैं। ठीक है, मुंबई में एक जगह बनाया गया है, वो जगह में आप रख सकते हैं। साथ में जो फ्रोजन मीट होता है, मरीन प्रोडक्ट होता है, उसको भी आप वहां पर रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी रखा गया है जहां पर आप सामान को रख सकते हैं। सामान ज्यादा देर तक वहां रह पाएगा तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा तो ज्यादा समय तक हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते रहेंगे। तो क्या होगा, अगर ज्यादा समय तक एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो सामान खराब नहीं होगा, सामान का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो जो हमारा फार्मर्स है वो लोग और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाएगा, वो लोग भी खुश हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। कौन अप्रूव किया है इस फैसिलिटी को? इस फैसिलिटी को अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये कहां पर फैसिलिटी होने वाला है? ये होने वाला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। ठीक है, ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी होने वाला है। पीपीपी मॉडल के अंदर ये काम होगा। 284 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्चा होने वाला है। ठीक है, फिर अगला न्यूज है कि इंडिया ने चेयरमैनशिप ले लिया है चाइना से। किस चीज का चेयरमैनशिप? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का चेयरमैनशिप। ये जो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है ना, ये क्या काम करता है? ये एशिया पैसिफिक रीजन को देखता है और एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी डिजास्टर आने वाला है या फिर आ गया है उसको लेकर के प्रिपेयर्ड रहता है, प्रिपेयर्डनेस दिखाता है। ठीक है, इंडिया से पहले चाइना इसका चेयरमैनशिप लिया हुआ था, अभी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। क्या थीम रखा गया है? सेफर कम्युनिटीज एंड सेफर कम्युनिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2025 के लिए इंडिया को ये चेयरमैनशिप मिला हुआ है। ये जो एडीपीसी है, मतलब एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ये 2018 में इफेक्ट में आया था। इसके अंदर 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, कोलंबिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक, थाईलैंड में है। ठीक है, तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का चेयरमैनशिप इंडिया को मिला है फाइनेंशियल 2025 के लिए, ताकि एशिया के अंदर और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी डिजास्टर है उसके लेकर के हम लोग प्रिपेयर्ड रह पाए। ठीक है, थीम क्या है? सेफर कम्युनिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये जो सेंटर है 9 फाउंडिंग मेंबर है इसका, बांग्लादेश, कोलंबिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि 6.4 करोड़ लोगों को हम लोग ट्रेन किए हैं और 4.8 करोड़ लोगों को सर्टिफाई किए हैं। क्या ट्रेन किए हैं? किस चीज को लेकर ट्रेन किए हैं? डिजिटल साक्षरता दिए हैं। डिजिटल का मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, इसके बारे में साक्षरता दिए हैं, इसके बारे में एजुकेट किए हैं। कितने लोगों को? 6.4 करोड़ लोगों को, और 4.8 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। तो किन लोगों को ये जरूरत है? जो रूरल इंडिया है वहां पर जो माइनॉरिटी है, वुमेन है, डिजेबल्ड लोग हैं, SC ST BPL है, इन लोगों को जरूरत है। तो इन लोगों को हम लोग डिजिटल साक्षरता दे रहे हैं। तो हर हाउस होल्ड में हम लोग एक आदमी को पकड़ते हैं और उसको 20 घंटा का ट्रेनिंग देते हैं। वहां पर बताते हैं कि देखो डिजिटल डिवाइस क्या होता है, मोबाइल डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट किस तरह से काम करता है,
इंटरनेट में आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से आप वेब पोर्टल यूज कर सकते हैं, ऐप को यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल टूल को यूज कर सकते हैं, जैसे कि जीपे हो गया, फोन पे हो गया, इसको यूज कर सकते हैं। और जब ये देख लेते हैं कि ट्रेनिंग दे चुके हैं, तब उन लोग का एग्जाम लेते हैं। एग्जाम जो होता है वो थर्ड पार्टी का द्वारा होता है, और जैसे ही वो एग्जाम में पास हो जाता है तो सर्टिफिकेट दे देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी असेसमेंट के बाद उन लोग को सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंदर 6.4 करोड़ लोगों को ट्रेन किया गया है, 4.8 करोड़ लोगों को सर्टिफाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट न्यूज है कि अजरबैजान जो है, ये कंट्री जो है अभी होस्ट है। इसका होस्ट है 29th UNFCCA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी का होस्ट है कौन? अजरबैजान। तो इन्होंने अनाउंस किया है CFAF, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, ऐसे कंट्रीज से पैसा लेंगे जो कि फॉसिल फ्यूल यूज करता है, और वो पैसा को इस्तेमाल करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को देने में। और डेवलपिंग कंट्रीज को बोलेंगे कि तुम लोग टेंशन मत लो, जो भी क्लाइमेट चेंज खराब हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है ना, जो भी कंट्रीज फॉसिल फ्यूल कर रहा है यूज, उससे पैसा लेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। ठीक है, अभी इनिशियली कोई पैसा अभी रेज नहीं हुआ है, लेकिन अभी पहले बार मीटिंग होने वाला है, 29th मीटिंग होगा। वहां पर क्या होगा कि 10 कंट्रीज मिलकर के कमिट करेगा कि वो लोग शेयर होल्डर बन रहा है। जैसे ही शेयर होल्डर बनेगा, वैसे ही फिर हम लोग फंड रेज कर लेंगे 1 बिलियन यूएसडी का। फिर 1 बिलियन यूएसडी का हम लोग फंड रेज करेंगे, फिर खर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा न्यूज आपका कवर करा दिया। ठीक है, कोई न्यूज बचा है क्या, देख लेते हैं एक बार। कोई न्यूज तो नहीं बचा है, सारा न्यूज मैंने आपका कवर करा दिया। तो आशा है कि आपको सारा न्यूज समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, बिना लाइक करे मत जाइए। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है, जो भी मेरा नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम। जो भी डाउट है आपको अगर आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुमार आर्यन इंस्टाग्राम का ये प्रोफाइल है, वहां पर आप जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी अगर आप करोगे तो वहां पर भी मैं आपके लिए अवेलेबल ही रहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।